नमस्कार विद्यार्थियों, वर्चुअल क्लास परियोजना के कक्षा 10वीं में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, जीव विज्ञान खंड का अगला पाठ शुरू करने के पहले, जैसा कि आपकी परीक्षाएं पास हैं बच्चों, तो आपको दिन प्रतिदिन लग रहा होगा ये याद करते हैं वो भूल जाते हैं। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बच्चों, अभी कुछ दिनों पहले हमारे महामहिम राष्ट्रपति लखनऊ के एक स्कूल में गए थे और वहाँ उन्होंने बच्चों से बातचीत के दौरान कहा कि बच्चों, सबसे पहले अपने दिमाग में ये बिठाइए कि कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहें तो अपनी कोशिशों से सारा कुछ संभव कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि लॉर्ड कैल्विन एक बहुत महान वैज्ञानिक थे और 1865 में उन्होंने एक बात कही कि कोई भी चीज़ जो हवा से भारी है वो ना तो उड़ती है और ना उड़ाई जा सकती है। परंतु बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 सालों के अंतराल में ही राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार करके उनकी बात गलत साबित कर दी। यहाँ राइट बंधुओं का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं था कि उनकी बात को गलत साबित करें। कहने का तात्पर्य ये है कि एक असंभव सी बात जो लॉर्ड कैल्विन ने कही थी, उसको राइट बंधुओं ने एरोप्लेन को उड़ाकर संभव कर दिखाया। आप भी इस उदाहरण से शिक्षा ले सकते हैं बच्चों, और अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से पास होइए। बस ज़रूरत है तो आपके कठिन परिश्रम की। अब हम आते हैं अपने पाठ पर। पिछले पाठ में सीमा जी ने आपको बताया था कि उत्सर्जन की प्रक्रिया पौधों में और निम्न श्रेणी के जीवों में किस प्रकार से होती है। परंतु जब तक हम अपने शरीर में इस प्रक्रिया का अध्ययन नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा पाठ पूरा नहीं होगा। तो बच्चों, हमारे अंदर अर्थात मानव का उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार का होता है, किन अंगों से मिलकर बना है और यूरिन फॉर्मेशन या मूत्र निर्माण की क्रिया किन पदों में किस प्रकार से पूर्ण होती है, इन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा जैन। अब आप जान ही गए होंगे, जो व्याख्याता हैं शासकीय कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में। डॉक्टर सीमा जैन। नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार पौधों में और विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जन क्रिया होती है और कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारे शरीर में अर्थात मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन क्रिया किस प्रकार होती है। हमने पूर्व कक्षा में जाना था कि हमारे शरीर में जल, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। तो इन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में विभिन्न अंग पाए जाते हैं और ये सभी अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और विद्यार्थियों, आप इस बात का ध्यान रखें कि हमारे शरीर में जो उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है वो सबसे अधिक विकसित उत्सर्जन तंत्र होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा उत्सर्जन तंत्र यानी मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से अंगों से मिलकर बना होता है। तो आप लोग ध्यान से देखें, स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है कि हमारे शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। देखें, हमारे शरीर में एक जोड़ी वृक्क होती हैं, किडनीज। इसके पहले मैं चाहूँगी कि आप टेलीटॉप पर देखें कि हमारे शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं। उसमें देखिए, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी या जिनको यूरेटर्स भी कहते हैं, एक मूत्राशय जिसे यूरिनरी ब्लैडर भी कहा जाता है, और यूरेथ्रा। अब इन्हीं अंगों को हम एक मॉडल के रूप में आपको दिखाना चाहते हैं। उसे आप देखें कि हमारे शरीर में मध्य भाग में यानी उदर गुहा के वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर 2 किडनीज पाई जाती हैं। इन दोनों किडनीज का वजन लगभग 150 ग्राम होता है। इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और इनकी जो मोटाई है वो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। जो किडनीज हैं वो लाल भूरे रंग की और सेम के बीच के आकार की, आप उनकी रचना देख रहे हैं, ये सेम के बीच के आकार की रचना है। और प्रत्येक किडनी अंदर की तरफ एक थोड़ी धसी हुई या कॉनकेव होती है जिसे हम हाइलस कहते हैं। देख रहे हैं विद्यार्थियों आप लोग। इसके बाद इसी हाइलस से आप देख रहे हैं कि इन किडनीज को, इन्हीं वृक्कों को रुधिर देने वाली
रीनल धमनी यानी जो लाल रंग से आपको दिखाई गई है वो इस वृक्क में रक्त लाती है और वृक्क से पुनः रक्त ले जाने का काम करती है रीनल शिरा, जो ये नीले रंग से आपको दिखाई गई है। दोनों तरफ की जो वृक्क है उसके पीछे आप देख रहे हैं दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स या दो नलिकाएं हैं। इन दोनों नलिकाओं को यूरेटर्स या मूत्रवाहिनी कहा जाता है। दोनों ओर की यूरेटर्स नीचे जाकर एक बड़े से थैली समान रचना है जो कि संकुचनशील होती है। इस थैली समान रचना को मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं और जो बाहर जाके यूरेथ्रा के मार्ग से खुलता है। तो ये तो हुई विद्यार्थियों हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंगों की बाह्य रचना। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में ये उत्सर्जी अंग किस रूप में और किस पोजीशन में यानी किस स्थिति में पाए जाते हैं। अच्छा, तो अब सीमा जी आप ये बताएंगी कि बॉडी में इनकी पोजीशन कहाँ होती है जी। और किस प्रकार से, तो चार्ट के माध्यम से आप ये अच्छे से बता पाएंगी। अब आप इस चार्ट को विद्यार्थियों ध्यान से देखें। ये मानव शरीर का एक आउटलाइन स्ट्रक्चर दिखाया गया है। हमारे शरीर के उदर गुहा वाले भाग में जो मध्य पृष्ठ रेखा होती है उसके दोनों ओर दो किडनीज हैं और दोनों किडनीज से देख रहे हैं आप ये दोनों नलिकाएं हैं और ये नलिकाएं नीचे जाके इस बड़े से बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर है या थैली के समान जो रचना है उसमें जाके ये खुलता है और जो कि बाहर एक यूरेथ्रा के मार्ग से बाहर निकलता है। तो ये तो हुई पोजीशन, लेकिन प्रत्येक किडनी या प्रत्येक वृक्क अंदर से किस प्रकार की रचनाओं से मिलकर बना होता है या किडनी की आंतरिक रचना क्या है वो आप देखें। प्रत्येक किडनी की जो रचना है वो कई कुंडलित रचनाओं से मिलकर बनी होती है जिसे हम नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। एक इकाई जो है वृक्क की एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन या वृक्काणु कहा जाता है। आप ध्यान से देखें, ये वृक्काणु या नेफ्रॉन की रचना हमारे शरीर में लगभग 15 लाख से लेकर 20 लाख तक यानी प्रत्येक वृक्क में 15 से 20 लाख तक ये वृक्काणु पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है सीमा जी कि यदि परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्सर्जन की एक इकाई का चित्र बनाइए या उत्सर्जन की इकाई का नाम लिखिए तो वहाँ पर आपको नेफ्रॉन वाली बात लिखनी है। इसके साथ साथ बच्चों ये तो आपको चार्ट में दिखाया सीमा जी ने, परंतु परीक्षाओं में यदि प्रश्न आता है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए तो आप जरा स्क्रीन पर देखिए जो यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र का सरल सा चित्र बनाया हुआ है। दोनों तरफ दो किडनीज हैं और साथ में किडनीज से जो ट्यूब निकल रही हैं नलिकाएं, उन्हें हम यूरिनरी ट्यूब या मूत्रवाहिनी कह रहे हैं और ये फिर जाके यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है बाहर निकल जाती है। ये सरल सा चित्र आपको अपनी परीक्षाओं में बनाना है यदि प्रश्न आता है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र को बनाने का। अब विद्यार्थियों हम देखते हैं कि प्रत्येक नेफ्रॉन या वृक्काणु की संरचना किस प्रकार होती है। आप देख रहे हैं ध्यान से कि यहाँ पर एक सबसे आगे का जो हिस्सा होता है वो वोमेंस कैप्सूल कहलाता है। वोमेंस कैप्सूल पीछे की ओर एक ये देख रहे हैं आप कुंडलित नलिकाओं के रूप में रचना दिखाई गई है। इस नलिकाओं को हम ग्रंथिन कोशिकाओं की बनी हुई नलिका होती है और प्रत्येक नलिका पीछे की ओर एक संग्रहण नलिका या कलेक्टिंग ट्यूब जिसे कहते हैं उसके द्वारा ये सारी नलिकाएं उसके अंदर प्रवेश करते हैं, या ये कह लीजिए कि वोमेंस कैप्सूल में जितना भी यूरिन इकट्ठा हुआ है वो इस नलिका के द्वारा संग्रहण नलिका में एकत्रित कर लिया जाता है। अब हम इसी पिक्चर को या इसी चित्र को आपको टेलीटॉप पर दिखाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार ये रचना बनी होती है। आपको टेलीटॉप पर दिखाया जा रहा है, ध्यान से देखें। प्रत्येक नेफ्रॉन के 3 भाग होते हैं। सबसे आगे का भाग बोमेन कैप्सूल कहलाता है। पीछे का हिस्सा जो है
वो नलिका कहलाता है। इस नलिका के 3 भाग होते हैं। सबसे आगे का भाग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या अग्रिम कुंडलित नलिका। चूँकि ये अग्रस्त भाग पर है बच्चों, तो इसलिए याद रखिएगा कि जो बिल्कुल वोमेंस कैप्सूल से लगा हुआ भाग है आगे की तरफ है, इसलिए हम उसे अग्रस्त कुंडलित नलिका या उसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। इसी नलिका का एक हिस्सा आप देख रहे हैं कुछ यू के आकार का है, ये दिखाई दे रहा है आपको विद्यार्थियों। इस नलिका को हम हेनलेस लूप कहते हैं और इसी कुंडलिका का जो अगला सिरा है यानी जो दूर का हिस्सा है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका कहलाता है। ये आगे वाले यानी अग्रस्त नलिका की अपेक्षा कुछ कम कुंडलित होता है। तो ये जो तीनों भाग हैं ये मिलकर एक नलिका का निर्माण करते हैं। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका का अंतिम हिस्सा संग्रहण नलिका या संकलन नलिका में खुलता है। इसी जो वोमेंस कैप्सूल है इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसको हम ध्यान से देखते हैं, जो आगे की ओर बनाया हुआ है। अभी हमने आपको बताया था कि प्रत्येक वृक्क को रक्त लाने वाली जो धमनी होती है उसे रीनल धमनी कहा जाता है। इसी रीनल धमनी की एक छोटी शाखा वोमेंस कैप्सूल के अंदर एक गुच्छे का निर्माण करती है जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। वोमेंस कैप्सूल में रक्त लाने वाली नलिका होती है अभिवाही धमनिका और ले जाने वाली जो धमनिका होती है उसे कहा जाता है अपवाही धमनिका। बच्चों इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि ले जाने वाली जो है वो है अभिवाही और जो निकालती है बाहर लेकर आती है रक्त को वो है अपवाही। और यहाँ पर आप इन शब्दों को ध्यानपूर्वक लिखिएगा। अभी आपको बताया कि पुनः हम उसको दोहराते हैं कि इस वोमेंस कैप्सूल में रक्त आ रहा है अभिवाही धमनिका के द्वारा और ले जाया जा रहा है अपवाही धमनिका के द्वारा। यही अपवाही धमनिका और अधिक शाखित होकर दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों आपको। यही अपवाही धमनिका और अधिक शाखित होकर इस नलिका के ऊपर एक जाल बना लेती है। रुधिर केशिकाओं का एक जाल आपको ये लाल रंग से दर्शाया जा रहा है, यह एक जाल बना लेती है जिसकी जो दीवार होती है वो काफ़ी पतली होती है, बिल्कुल एक कोशिका से बनी हुई होती है। तो ये तो हुई विद्यार्थियों हमारे शरीर में जो उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं उनकी रचना कि बाह्य रचना किस प्रकार होती है और प्रत्येक वृक्क के अंदर जो कुंडलित नलिका पाई जाती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं उसकी रचना किस प्रकार होती और है। नेफ्रॉन का जो चित्र है बच्चों ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले साल के प्रश्न पत्रों में देखा गया है कि नेफ्रॉन का चित्र बनाइए, तो आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों कि इसका नामांकन आप अच्छे से करें। सारे जितने भी नामांकन हैं उनको अच्छे से याद कर लें और कहाँ आपको वोमेंस कैप्सूल लिखना है, कहाँ ग्लोमेरुलस लिखना है, अपवाही कौन सी वाहिनी है, अभिवाही कौन सी है, कहाँ पर हैंडलेस लूप लिखना है और अंत में संग्राहक नलिका वाली बात आप उसमें चित्र में बताएंगे। अब विद्यार्थियों आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन प्रक्रिया किस प्रकार होती है। अर्थात अब सीमा जी आप बताने जा रही हैं कि यूरिन फॉर्मेशन या मूत्र का जो निर्माण है वो हमारे शरीर के अंदर किन पदों में होता है। जी। तो हमारे शरीर में यह प्रक्रिया 2 पदों में होती है। आपको हमने इसकी पूर्व कक्षा में यह बताया था कि हमारे शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है यानी प्रोटीन के पाचन के बाद जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है वो होता है अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल हमारे शरीर के लिए बहुत विषैला पदार्थ है। तो इस विषैले पदार्थ को कम हानिकारक यानी कम विषैले में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण हमारे अंग जो है वो मदद करता है और वो है लिवर या यकृत। अच्छा, यहाँ आप ये कहने जा रही है सीमा जी कि जो अमीनो एसिड्स हैं एक्स्ट्रा वो अमीनो एसिड्स अमोनिया के रूप में यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और अमोनिया जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और साथ में ये भी बच्चों कि यदि हम अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं तो अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और हमारी बॉडी के अंदर तो इतना जल उपस्थित नहीं है। तो यहाँ जो अमोनिया अधिक हानिकारक है, इस अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ अर्थात यूरिया में बदलने की जो प्रक्रिया है
वो हमारे शरीर की एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि जिसे कि हम यकृत या लीवर के नाम से जानते हैं वहाँ पर पूर्ण की जाती है। अब शायद आप किसी चक्र के बारे में बात करेंगी सीमा मैं जी। वही बताना चाह रही हूँ कि जब शरीर में उत्सर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो आप ये समझ गए हैं कि हमारे जो रक्त है उसमें अमोनिया मौजूद है। तो यकृत हमारे इस काम में मदद करता है और एक प्रक्रिया होती है जिसे ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कहते हैं, जिसके द्वारा यह अमोनिया यूरिया में बदल जाती है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है बच्चों, ये बहुत जटिल है और आपके चूँकि पाठ्यक्रम में नहीं है, पर हम आपको सामान्य जानकारी के रूप में बताना चाहते हैं कि यह प्रक्रिया एक विशेष चक्र जिसे कहते हैं ऑर्निथिन ऑर्जिनिन चक्र, इसके माध्यम से होती है। तो सिर्फ विद्यार्थियों आप इस बात को जान लीजिए कि हमारे शरीर में जो आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल है उसे यकृत कम हानिकारक यानी यूरिया में बदल देता है और यह जो यूरिया है वो रक्त के द्वारा या रीनल धमनी के द्वारा वृक्क तक ले जाया जाता है। बच्चों, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि कार्डिक एक शब्द है, जब हम हृदय के बारे में बात करते हैं तो हम कार्डिक वर्ड का यूज़ करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डिक आर्टरी। वैसे ही रीनल जो शब्द है वो रीनल शब्द पूरी तरीके से किडनी से रिलेटेड है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। तो जब भी हम रीनल शब्द का उपयोग करें तो आप समझ जाएं कि बात हो रही है हमारे वृक्क या किडनी से के संबंध में। अब देखिए विद्यार्थियों, टेलीटॉप पे आपको दिखाया जा रहा है कि हमारे शरीर में उत्सर्जन प्रक्रिया यानी वृक्क किस प्रकार कार्य करता है। तो शरीर में जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वो 3 चरणों में होती है। पहला है छानन, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। और विद्यार्थियों एक और शब्द है, थोड़ा सा जटिल है, अति सूक्ष्म निस्यंदन। जी हाँ, बहुत ये ही शब्द भी दिया हुआ है कहीं कहीं। अति सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, छानन एक ही शब्द हाँ, है। एक ही प्रक्रिया के 3 नाम हाँ, हैं। छानन यानी बिल्कुल छानने वाली प्रक्रिया, अभी हम आपको बताएंगे। इसके बाद है दूसरा वर्णनात्मक पुनः अवशोषण। थोड़े कठिन शब्द हैं, लेकिन अगर हम उनको उस प्रक्रिया को अगर समझ लेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे। और तीसरी जो प्रक्रिया है या प्रक्रिया का जो तीसरा चरण है वो है नलिकीय स्त्रावण। तो इन 3 चरणों में यह क्रिया पूर्ण होती है। इस क्रिया को समझने के लिए आपके सामने अब जो चित्र दिखाया जा रहा है वो एक जो वृक्क नलिका है या जो हम कहें कि एक नेफ्रॉन है उसका आगे का हिस्सा, जिसे हम कह सकते हैं ये जो नीले रंग से आपको प्रदर्शित किया गया है यह है बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वाला जो भाग है वो जो इम्पॉर्टेंट है, जो खास तौर से आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब हम पहली प्रक्रिया यानी पहला चरण जानना चाहते हैं कि छानन क्या है, जैसे हम अपने घरों में कोई चीज़ छन्नी से छानते हैं वही छानन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। अब आप देख रहे हैं कि इसी छानन को दिखाने के लिए मैंने आगे का आपको एक चित्र दिखाया है कि यह एक बोमेंस कैप्सूल है जिसका आकार एक प्याले या कप के समान होता है। इस प्याले के समान रचना में जो लाल रंग की आपको वाहिनियाँ दिखाई गई हैं ये रीनल धमनी का हिस्सा है, जो आ रही हैं अभिवाही धमनिका के द्वारा और रक्त ले जा रही हैं अपवाही धमनिका के द्वारा। विद्यार्थियों, यहाँ एक बात आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें कि अभिवाही धमनिका का जो व्यास होता है यानी जो मोटाई होती है वो थोड़ी बड़ी होती है यानी चौड़ी होती है या ज़्यादा होता है। और जब रक्त नीचे आएगा और यहाँ पर एक गुच्छे के समान केशिका गुच्छ जिसको बोलते हैं या ग्लोमेरुलस जिसे कहा जाता है वो रचना आपको यहाँ दिखाई गई है। और रक्त जो वापस ले जाया जाएगा अपवाही धमनिका, उसका व्यास अभिवाही धमनिका की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। इसका क्या असर होता है या क्या प्रभाव होता है हम आपको दिखाते हैं कि जब रक्त, ये जो आपको दिखाए जा रहे हैं कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ध्यान से सुनिए और पढ़िए उनको, स्क्रीन पर देखिए। जल, ग्लूकोज, यूरिया, प्रोटीन्स और लवण। यानी जब रक्त यकृत से लाया जाता है वृक्क तक तो उस रक्त में ये पदार्थ मौजूद रहते हैं, जल, ग्लूकोज, यूरिया, प्रोटीन्स और लवण। इस रक्त को अभिवाही धमनिका केशिका गुच्छ तक लाती है। चूँकि इसका व्यास अधिक था इसलिए रक्त बहुत तेज़ी से यहाँ पर आया और उसका अपवाही धमनिका का व्यास कम होता है तो उतनी तेज़ी से रक्त वापस नहीं जा पाता। कुछ समय के लिए रक्त इस केशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस में एकत्रित रह जाता है, जिसकी वजह से यहाँ एक
दबाव उत्पन्न होता है जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दबाव कहते हैं। इस दबाव के कारण इस रक्त में से कुछ पदार्थ छन कर बोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं। इसकी झिल्ली एक झिल्ली का कार्य करती है। कौन कौन से पदार्थ आए हैं छनकर? अमोनिया, जल, ग्लूकोज, लवण, यूरिया और सोडियम आयन। अब एक बात यहाँ ध्यान से सुनिए कि जो छानन की प्रक्रिया हुई है उसमें प्रोटीन के अणु नहीं छन पाते, क्योंकि ये प्रोटीन के अणु का आकार थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए प्रोटीन के अणु ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ में ही रह जाते हैं। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। इसी वजह से नेफ्रॉन को डायलिसिस का थैला कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, अक्सर हर साल ये रिपीटेडली आ रहा है कि नेफ्रॉन को डायलिसिस का थैला क्यों कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया होगा कि नेफ्रॉन डायलिसिस का थैला क्यों कहलाता है। हाँ विद्यार्थियों, ये तो हुई पहला चरण यानी छानन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिसमें रक्त में से कुछ पदार्थ जल, ग्लूकोज, लवण, यूरिया या यूं कहिए कि कुछ उपयोगी कुछ अनुपयोगी पदार्थ दोनों ही छनकर बोमेंस कैप्सूल में आ गए। अब हम चलते हैं दूसरे चरण की ओर, जिसे कहा गया था वर्णनात्मक अवशोषण, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब आप ये समझ गए कि अवशोषण का मतलब है कि हमारे रक्त में से कुछ उपयोगी पदार्थ भी छनकर इस बोमेंस कैप्सूल में आ गए। देखिए बच्चों, ये प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है, वर्णनात्मक अवशोषण, क्योंकि यदि सारे के सारे पदार्थ, चूँकि उसमें ग्लूकोज भी छन के आया है, अमीनो अम्ल भी छन के आए हैं, जल भी छन के आया है, और सारे पदार्थ यदि यूरिन के थ्रू बाहर निकल गए तो हमारे शरीर की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पदार्थ बहुत आवश्यक हैं उनका पुनः अवशोषण हो जाता है। इसी प्रक्रिया के बारे में अब आप आगे बताएं। हाँ जी हाँ, अब आप इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखिए कि यहाँ हम ये जान गए हैं कि बोमेंस कैप्सूल में कुछ उपयोगी पदार्थ भी छनकर आ गए हैं। जब ये छानन यानी ये जो नेफ्रॉन फिल्ट्रेट अब नीचे आएगा इस नलिका में, तो इस नलिका की जो ग्रंथिल कोशिकाएं हैं वो इन पदार्थों का यानी जल का और ग्लूकोज का पुनः अवशोषण कर लेगी और इनको अवशोषित करके जो रक्त केशिकाओं का जो गुच्छा या जो जाल यहाँ पर फैला हुआ है उस जाल में वासा रेक्टा के नाम से भी जानते हैं, वासा रेक्टा कहलाता है। हाँ, तो ये इन्हीं रक्त में पुनः पहुँचा दिया जाता है। यानी रक्त से छनकर जो पदार्थ कह लीजिए गलती से अगर ग्लूकोज और जल वहाँ आ गए थे, उसी को पुनः रक्त में पहुँचाने का काम इसी नलिका के द्वारा होता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, जिसे हमने कहा है वर्णनात्मक पुनः अवशोषण। अब विद्यार्थियों, तीसरे चरण की ओर चलने के पहले एक बात आपको बता दें कि जब हम कभी कोई चीज़ छानते हैं तो कई बार पूरा छानने की प्रक्रिया नहीं हो पाती। यानी जब हमने रक्त को देखा था कि बोमेंस कैप्सूल ने छाना, तो छानते समय कुछ और पदार्थ जैसे सोडियम है, अमोनिया है, कुछ ड्रग्स हैं, अभी छनने से रह गए। तो छनने की प्रक्रिया अधूरी रह गई है, उसी को पूरा करने के लिए जब ये रक्त अभिवाही धमनिका से इस जाल में आता है, तो इस जाल में से एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा सोडियम आयन, सक्रिय अमोनिया, अवशोषण जी हाँ, कहते हैं, जी हाँ, अमोनिया, सोडियम आयन, ड्रग्स, ये सारे जो पदार्थ हैं जिनको छानना रह गया था उसको पुनः इसी नलिका के द्वारा पहुंचा दिया जाता है, या ग्रंथिल कोशिकाएं उसको अवशोषित कर लेती हैं। और फिर ये जो अब नेफ्रॉन फिल्ट्रेट या जो एकत्र हुआ है, जो पदार्थ अब तैयार हो गया है, ये धीरे धीरे करके संग्रह नलिका में पहुंचा दिया जाता है और संग्रह नलिका से एकत्रित होकर ये धीरे धीरे यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय जिसे कहते हैं वहाँ पर एकत्रित हो जाता है। जब वहाँ पर लगातार कॉन्ट्रैक्शन की या संकुचन की प्रक्रिया होती रहती है और उसके द्वारा यह यूरिथ्रा से होता हुआ बाहर निकाल दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि संग्राहक नलिका में जो इकट्ठा होता है द्रव, उसमें जल की मात्रा अत्यधिक रहती है और इस जल की मात्रा के साथ साथ ही जितने अवशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, वो भी यूरिन के साथ हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो बच्चों, आज आपने देखा कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी किडनी या वृक्क होते हैं, साथ में एक जोड़ी यूरिनरी डक्ट्स या जिन्हें हमने मूत्रवाहिनियाँ कहा वो होती हैं,
और एक ब्लैडर होता है जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। चूँकि वहाँ यूरिन इकट्ठी होती है इसलिए इसको नाम दिया गया है यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय। और एक लास्ट का जो पैसेज है वो यूरेथ्रा के रूप में रहता है। इसके साथ साथ जो इकाई है उत्सर्जन की वो कहलाती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपने देखा वोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, अभिवाही वाहिनियाँ, अपवाही वाहिनियाँ, हैंडले का लूप, संग्राहक नलिका और साथ में किस प्रकार 3 पदों के द्वारा अर्थात सबसे पहला पद छानन या अति सूक्ष्म निस्यंदन और उसके बाद वर्णात्मक अवशोषण जिसमें कि वर्णात्मक मीन सिलेक्टिव जो हमें आवश्यक था उनका अवशोषण हुआ और जो बचे कुचे हानिकारक पदार्थ थे वो जल के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं सिक्रीशन के द्वारा। तो आपको बच्चों प्रक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप पूरा अच्छे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस पार्ट से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और पुनरावृत्ति करते रहिए, याद करते रहिए, असंभव को संभव बनाने की कोशिश जारी रखिए। अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। नमस्कार। नमस्कार।